Okay, so good morning, one and all. Welcome to the online lecture series of Holy Spirit High School. And today we are going to discuss about the remaining part of the chapter Life Process Part 2. In previous lecture, we have discussed asexual reproduction, then sexual reproduction in human being, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कस किया। बहुत लोगों ने अच्छे से अटेंड भी किया लेक्चर को, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग और कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो ज़्यादातर पार्ट आप टेक्स्ट बुक में से रीड करो, जिससे कि आपका जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ पार्ट बच जाएगा अगर आपको समझेगा नहीं, कुछ पार्ट समझ गया तो हम लोग सेशन के दौरान डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। बट जो भी डाउट्स है आप खुद से पूछेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो डाउट्स मन में ही रह जाएंगे। So for them, they are only attending the lecture and not revising whole lecture or the chapter. तो उनके लिए मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि आप यानी कि बहुत एफर्ट्स ले रहे हो, मगर सिर्फ लेक्चर अटेंड करना ये हमारा एम नहीं है। लेक्चर के बाद जो आप उस सेशन को अटेंड करने के बाद जो भी पार्ट आप रीड करते हो उसको समझ लेते हैं, तब जाके वो स्टडी कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि आपका सिर्फ लेक्चर अटेंड करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेक्चर को समझ के उसको और एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके उतनी बार एफर्ट्स डाल के आपको क्या करना है, उसको रीड आउट करना है, राइटिंग पार्ट करना है। ठीक है, आपको अगर नोट्स बनाने की आदत नहीं है, बट हम लोग नोट्स कैसे बनाना है उसके ऊपर एक लेक्चर ले लेंगे आने वाले दिनों में, कि नोट्स जो 10th के स्टूडेंट हमारे हैं, जो आने वाले महीनों में, कुछ यानी कि ज़्यादा महीने नहीं रहे अगले साल में, तो उसमें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे कि 10th में सिलेबस बहुत वाइड वास्ट होता है, और वास्ट सिलेबस के लिए आपको सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे ध्यान तो देना ही है, बट उससे ज़्यादा जो रीड किया है, जो हम लोगों ने लिखा है किसी बुक्स में इन नोट्स फॉर्म, उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, प्रिजर्व रखना है, उसका डे बाय डे रिवीजन करना है, यानी रीड ही करना है अल्टीमेटली, और उसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलने वाला है। ओके, सिर्फ टीचर्स ने बोला है कि आपको होमवर्क करना है तो ये इनकम्प्लीट है। होमवर्क तो आपका क्या है, ये एक पार्ट है स्टडी का, बट उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जो नोट्स बनाते हैं या फिर ज़्यादातर पार्ट आप लिख के बना के रखते हैं, इन शॉर्ट ज़्यादा डीप में नहीं या फिर डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट, और वही आपको बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर पार्ट याद रहेगा। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने इससे एक दो साल पहले एग्जाम दी है, ओके, इनसे आप क्या करो, गाइडेंस लो। आपके भाई बहन घर में होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे डिस्कस करो कि आपने सबने बोर्ड एग्जाम दिया है यानी फेस किया है, उसके बाद आपको जो भी रिजल्ट मिला है उसमें उन लोगों ने कुछ तो मिस्टेक की होगी, बहुत अच्छी ढंग से एग्जाम भी दी होगी, बट बोर्ड एग्जाम का जो अलग सा एक क्या इम्पोर्टेंस है, उस बोर्ड एग्जाम के लिए लोग पूरे साल भर प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि मंथ ऑफ, कोई कोई स्कूल में जनवरी फरवरी से पढ़ाई चालू हो जाता है, बट यहाँ पे पेंडेमिक कंडीशन की वजह से हम लोग वो नहीं कर पाए। सो हमारे पास कुछ गिने चुने मंथ है, बोल सकेंगे कि अभी तो जुलाई चला ही है, आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त से आप अगर सोच रहे कि अगस्त इज द बेस्ट मंथ टू स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम, तो ठीक है, बट ज़्यादा लेट होगा तो भी आपको वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जून एंड जुलाई चला गया। तो आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त टू दिसंबर मान के चलेंगे तो हमारे पास सिर्फ ज़्यादा से 5 ही महीने बचेंगे। तो 5 महीने में अगर आप ओसीसी बोर्ड को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, फेस करके उसको अटेंड भी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद अगर आपका पढ़ाई फिर भी नहीं हुआ
तो उसके लिए कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो जो भी लिसनर है, जो भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ लेक्चर्स को टाइम पे आना और लेक्चर्स अटेंड करना एक पार्ट हो गया आपका डेली शेड्यूल का। बट डेली शेड्यूल के बाद आपके दिन भर में आप कितना टाइम देते हैं आप खुद को, खुद की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि भले ही आप 10th में आ गए, यानी इतने भी बड़े नहीं हो गए, मगर थोड़े बहुत समझदार हम भी हो गए कि 10th का जो लेवल है आपके भाई बहन से आप पूछ सकते हैं, वो अलग ही होता है बाकी स्टैंडर्ड से। यानी कि स्टैंडर्ड 5th से लेके स्टैंडर्ड 9th तक आपने देखा होगा कि हम लोग पास होते आए हैं और अच्छे से हो भी रहे। मगर पास होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम लोग को नॉलेज गेन करना है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप जूनियर कॉलेज में जाएंगे, यानी जूनियर कॉलेज का स्टडी अलग होता है। तो उसी तरह से जूनियर कॉलेज में बहुत अच्छे से आपको हेल्प हो 10th का, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट 10th का 11th एंड 12th को फिर से रिवाइज होगा इन एडवांस फॉर्म। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, यू आर स्टार्टिंग टुडेज रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है प्लीज ओपन इट, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ लेक्चर को देखो। लेक्चर की जो भी बेसिक चीज है उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो आपने कल एक वीडियो मैंने दिखाया था, ओके, फर्टिलाइजेशन का, जिसमें बहुत से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ओके, उस साइड की तरफ यानी एक ओवा की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से बहुत से बैरियर्स आते हैं, बहुत से स्पर्म्स मर जाते हैं, बहुत से आगे पहुंच भी जाते हैं। मगर पहुंचने के बाद सिर्फ एक या दो ही स्पर्म क्या करते हैं, उस ओसाइट को फर्टिलाइज कर पाते हैं। दैट मीन्स ये कंपटीशन जो होता है स्पर्म के बीच में, वो बहुत ही हार्ड होता है। बट उसमें भी क्या होता है, उनका एक इम्पोर्टेंट होता है कि फर्टिलाइज करना है, एक तो उनका एक मेन टारगेट रहता है। बट वहाँ पे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस वहाँ पे होती है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन बहुत इजी ढंग से हो जाता है। बट उसके बाद क्या, फर्टिलाइज चलो हो गया, जाइगोट बन गया, एक सेल बन गई, बट उसके बाद क्या, तो उसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी जो सेल है जो आगे जाके डेवलप होने वाली है, अलग अलग फेजेस में जाने वाली। जैसे कि फर्स्ट जाइगोट है, जाइगोट आगे जाके ब्लास्टोसिस बनेगा, ब्लास्टुला होगा वहाँ पे। ब्लास्टोसिस बाद में क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में क्या होगा, वो सेल और डेवलप होगी कुछ ही महीनों में, वो बन जाएगी। वो आगे फर्दर ऑर्गन डेवलपमेंट में जाएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा उसमें, यानी कि कौन सी सेल न्यूरॉन्स बनेगी, कौन सी ब्लड सेल्स बनेगी, कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करेगी, कौन सी सेल ऑर्गन डेवलप करेगी। जो भी पर्टिकुलर सेल होती है उनका एक पर्टिकुलर फेट होता है। फेट यानी कि उनका एक वर्किंग होता है जो वो बन जाती है। यानी कि हम लोग पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेड रीजन होता है, हेड के अंदर बहुत से अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट रीजन में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है। ये पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन है, ये एक ही दिन में नहीं बनते ना, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। दैट लॉन्गर टाइम नोन एज अ डेवलपमेंट। वही लॉन्गर पीरियड जो होता है डे वन से लेके, ओके, डे वन से लेके अप टू द ऑलमोस्ट 265 264 डेज, ये जो लॉन्गर पीरियड है, इस लॉन्गर पीरियड में ही फीटस यानी कि एक बेबी का डेवलपमेंट होते रहता है। बेबी एक दिन में नहीं बनेगा, अभी 2 दिन में नहीं बनेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट। बाद में यानी कि आफ्टर द 265 64 डेज के बाद जो फीटस होता है वो जन्म लेता है, उसको हम लोग बर्थ बोलते हैं, यानी जन्म लेना। तब तक वो कहाँ पे रहता है, तो तब तक वो मदर की यूट्रस में सेफ रहता है। यानी कि मदर जो भी फूड खाएगी, मदर जो भी पेन सहन करेगी, या फिर मदर जो भी एक्टिविटी करेगी, कुछ उसका कुछ न कुछ इफेक्ट उस बेबी पे आता है। इसलिए मदर को बहुत केयरफुली रखा जाता है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना उसका एक क्या है, धर्म तो होता ही है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बोल सकते हेक्टिक टाइम होता है जिसमें जो मदर फेस करती है।
तो इसके अंदर आप देख सकेंगे कि डेवलपमेंट एक नॉर्मल सेल से एक बेबी में कैसे बनता है। तो फर्स्ट मंथ का दिया हुआ है, तो फर्स्ट मंथ में आप देख सकोगे कि फर्स्ट मंथ में डेवलपमेंट इतना नहीं होता, आप देख 4 वीक में। तो फर्स्ट मंथ यानी 4 वीक का होता है। ओके, फर्स्ट मंथ। बाद में सेकेंड मंथ 8 वीक का होता है, अप टू द 9 मंथ, यानी टोटल 36 वीक्स। ये 36 वीक्स तक यानी कि ये बेबी का क्या हो गया, मैच्योरेशन हो गया है, फुल्ली डेवलप हो गया है, अभी ये जन्म लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो जाइगोट होता है वो सेल को क्या करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस होगा और क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। उसके बीच में क्या होगा, दे दिस एम्ब्रियो विल गेट पुश टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस यानी कौन सा पार्ट है, तो मदर का जो वुम पार्ट होता है, वुम बोलते हैं उसको, मदर। ओके, उसके अंदर इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन यानी कि वहां पे जाके बाइंड होगा। ये सेल अभी एक राई के दाने जितना है, इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं तो ठीक है, मगर ये आंखों से दिख जाता है। इतना छोटा सेल होता है, एक राई का दाना जितना होता है ना, उतना ही होता है। कंटिन्यूस सेल डिवीजन की वजह से उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बाद में वो जाके कहाँ से बाइंड होता है, तो एक नरिशमेंट देने वाला यानी कि सपोर्ट देने वाला एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा एक, मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत केयरफुली अंदाजा आ जाएगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है इनटू द मदर यूट्रस। So for your information, we have a diagram over here, and this diagram showing that this part, ये पार्ट को एनलार्ज किया गया है। ओके, ये पार्ट को एनलार्ज किया गया जिससे कि ये बेबी तो अभी फुली डेवलप हो चुका है, मगर जब ये एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, यानी कि अप टू द मंथ, फर्स्ट मंथ टू अप टू द 9 मंथ, तो फर्स्ट मंथ में तो वो बेबी का शेप भी नहीं रहता उसको, बट शेप जैसे जैसे लेता है उससे पहले ये जो रीजन होता है, ये छोटा सा रीजन, इसको एनलार्ज किया गया। ये फुली फुल्ली ब्लड से, ब्लड वेसल से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। स्टूडेंट्स प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, तो स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग विद डायग्रामेटिक पार्ट ऑफ प्लासेंटा। की प्लासेंटा क्या होता है, तो ये छोटा सा जो रीजन होता है, ओके, इट इज अटैच विद द बेबी, बट डायरेक्ट बेबी से अटैच नहीं होता। एक छोटी सी कॉर्ड होती है, इट इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो हिंदी में नाल बोलते हैं। ये रीजन यानी कि एक्चुअली आउटर जो ये वाला रीजन है, ये मदर का यूट्रस पार्ट होता है, जो क्या करता है, बेबी को स्टार्टिंग से यानी डे 1 से ही देखने गए तो नरिशमेंट यानी कि फूड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो भी है, प्लस ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बॉडी से रिमूव करना, ये दोनों काम यहीं से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस रीजन इट इज अ प्लासेंटा रीजन। ये पूरा का पूरा जो एक बोल सकते वॉल है, जो वॉल लाइक, एंड यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल्स कनेक्ट हुई है विथ
यस, फीटस के बॉडी से, यानी कि इस फीटस का जो भी रीजन होगा उससे वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। यानी ये आउटर कवरिंग जो होती है इस ब्लड वेसल की कवर्ड रहती है। ओके, इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, यही अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो पूरे की पूरे मदर से बेबी को कनेक्ट करती है, और बेबी को 9 मंथ तक, यानी 9 महीने तक क्या करती है, पूरा का पूरा फूड सप्लाई प्लस ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, यानी एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है। उसी के साथ फूड मिलने के बाद एक्सक्रीशन भी होना चाहिए ना, तो वो भी एक्सक्रीशन किसी जगह से भेजा जाता है आउटसाइड द बॉडी। यानी मदर जो भी खाएगी उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देखने गए तो इस बेबी को मिलते रहता है अप टू 9 मंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ओके, ये फीमेल्स में कब आता है, कैसे आता है और क्यों आना चाहिए, इसका हम लोग रीजन देखते हैं कि जो फीमेल्स होती है, तो फीमेल्स में जैसे कि प्यूबर्टी पीरियड चालू होता है अप टू द 10 अप टू द 13-14 के बीच में, इस एज में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है ये कहाँ से होता है, तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से होता है। अभी ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन कौन सा होता है, तो ब्रेन के मिड ब्रेन में, यानी कि सेंटर मोस्ट पार्ट में एक छोटा सा ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, वहां से ये हार्मोन्स यानी केमिकल्स का रिलीज होता है। उन केमिकल का नाम या फिर हार्मोन्स का नाम क्या है कि द starting hormone which secretes after the puberty period, it is the FSH, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका जो सिक्रिएशन है ये फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। उसी के साथ साथ इसका जो सपोर्टर हार्मोन बोल सकते हैं, इट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि FSH हो या फिर LH हो, ये दोनों का इनबैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग में। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेगा वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो फीमेल्स में ओवरी होती है, ओवरी प्रोड्यूस द ओवा या फिर एग, उनको स्टिमुलेट करने का काम ये क्या करती है, FSH या फिर LH करती है। इसका रेशियो अलग अलग है, मैं दिखाऊंगा ग्राफिकली। उसी के साथ साथ जब कोई फॉलिकल बोल सकते हैं, उसाइड बोलो, ओवा बोलो, उनका अगर डेवलपमेंट करवाना है आफ्टर द ओव्यूलेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि देखने के तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली कि ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि डे 1 सपोज करो कि यहाँ पे इस रीजन से, यहाँ पे ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे एक हाइपोथैलेमस रीजन होता है विच रिलीज द हार्मोन नोन एज GnRH, इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें से कौन से है, अभी मैंने बोला FSH एंड LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन होने के साथ साथ यहाँ पे ये जो सेल होती है, ओके, ये इमैच्योर एग होते हैं। ये इमैच्योर एग का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। उसी के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो फीमेल में हो रहा है, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 13-14, कि मंथ वाइज देखने जाए, मंथ वाइज, तो मंथ वाइज देखने जाए तो इस साइकिल को डिवाइड किया गया है कि डे 1 से लेके डे 5 तक ये होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी फर्स्ट फेज बोल सकते हैं। सेकेंड फेज होता है आफ्टर डे 5 टू डे 13 या फिर 14, ये होता है पीरियड ऑफ रीजनरेशन। क्या होता है मैं बताऊंगा।
देन डे 14 टू डे 16 ये होता है ओव्यूलेशन पीरियड, यानी कि फेज नंबर 3। एंड मंथ का डे 16 टू डे 28 या फिर 30 किसी किसी में डिपेंड, फीमेल की बॉडी फिजियोलॉजी कैसी है। तो ये फेज 4 है। ये चारों फेज में जो चेंजेस दिखते हैं इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है बॉडी में तो भी नुकसानदायक है, कम हुआ तो भी कुछ यानी वर्क नहीं करेगा। मेन है कि यहाँ पे जो ओवा डेवलप हुई है उनको आगे तक कंटिन्यू करना और एग का क्या करना, रिलीज करना। यहाँ पे जैसे कि हार्मोन रिलीज हुआ, ओके, वो एक्टिवेट करते हैं एग को, जो आगे प्रोसेस होंगे। तो ज्यादातर टाइम एफएसएच एंड एलएच ये क्या काम करते हैं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का, फॉलिकल को एक्टिवेट करने का। उसी दौरान यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 5 तक हाई ब्रीडिंग की वजह से जो लास्ट पीरियड आए होंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आए होंगे, इसके बीच में यूट्रस के अराउंड में एंडोमेट्रियम वॉल बन जाती है। इट इज नथिंग बट द ब्लड वेसल्स की प्रिपरेशन होती है कि ऐसा बॉडी इमेजिन करती है या फिर समझती है कि आने वाले 14 दिन में फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बनने का प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ एग एंड स्पर्म। बट हर मंथ में पॉसिबल है क्या? नहीं। देख रहे जो तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है आफ्टर द अडल्ट स्टेज जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, बट उस दौरान ये पॉसिबल होने के चांसेस है, बट बाकी दिनों में तो नहीं है। तो एग फॉर्मेशन कब होगा? तो स्टार्टिंग के डे 1 से लेके डे 14 तक होगा, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। बट डे 14 के बाद वो एग रिलीज होगा ओवा के फॉर्म में और बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाएगा। यहाँ पे और एक हार्मोन रिलीज होगा कब? तो डे 5 के बाद, इसका नाम है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन क्या करता है, यानी कि ये ओवा ही डेवलप या रिलीज करती है, यानी कि एग ही उसको क्या करता है, रिलीज करता है बॉडी में, यानी ओरी की साइड में, जो क्या करेगा, ओवा को और मैच्योर होने में मदद करेगा। बाद में डे 14 को क्या होगा, देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है। दैट मीन्स ये जो अंदर वाला जो फुल्ली मैच्योर ओवा है ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। कौन से दिन? तो डे 14 को। फीमेल्स में डे 14 15 ये हो सकता है चेंजेस, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि डे 14 को ही होगा। डे 14 ऐसा मान के चलते हैं कि मंथ का 14th डे जो होता है उस दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 से लेकर डे 14 ना, तो वो कोई भी दिन हो सकता है, वो डिपेंड। तो यहाँ पे एग रिलीज हो गया, उसके बाद ये एग क्या आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर जाके वेट करेगा। किसका वेट करेगा? स्पर्म का। स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो कंटिन्यूएशन होगा प्रेगनेंसी का, यानी कि 3 दिन में, यानी कि 72 आवर्स में क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये बन जाएगी जाइगोट। बट मान के चलते कि जाइगोट नहीं बना, स्पर्म आए नहीं, स्पर्म तो एक्सटर्नल बाहर से आएंगे जो एक को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। बट फ्यूज तभी करेंगे ना जब स्पर्म आएंगे, हर महीने की पॉसिबिलिटी कम है। तो यहाँ पे स्पर्म आए नहीं, स्पर्म आए नहीं, तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो पूरा प्रिपरेशन था डे 1 से लेके डे 16 तक, जिसमें कंप्लीट एंडोमेट्रियम वॉल बन गई है, ब्लड वेसल्स प्रिपरेशन हो गई थी, ऐसा मान के चल रहे कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन का बेबी डेवलपमेंट होगा। मगर स्पर्म आए नहीं तो गैमेट्स फॉर्मेशन जो होने वाला था या फिर फ्यूजन होने वाला था वो नहीं हो पाया। जरूरी नहीं है ना, तो नहीं हो पाया, तो ये जो पूरा जो प्रिपरेशन है वो क्या हो जाता है, फिर से रिसाइकल होने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम जो वॉल बना है अंदर की साइड में, वो फिर से क्या हो जाएगा, डे 16 एंड डे 28 के बीच में फिर से क्या होगा, हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा या फिर रीजनरेट होने लगेगा। और यहाँ पे जो कवरिंग बच गया था ओवा का, वो ओवा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, वो किसके वजह से होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन की वजह से जो कवरिंग था ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, एक टाइप का प्रोटीन होता है। कुछ ही दिनों में यानी डेट 28 तक ये कॉर्पस अल्बिकम बन जाएगा, यही कार्पस अल्बिकम बन जाएगा, यानी कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसके अंदर, ओवरी के अंदर।
कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा ये साइकिल, फिर से ये प्रीमोर्डियल सेल होंगी, फिर से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये ऐसी सभी चीजें फिर से रिपीट होगी नेक्स्ट मंथ में। बट ये जो पूरा का पूरा वॉल बनाता है, ये देखो ब्लड वेसल, ये फिर से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये क्या हो जाएगा, बॉडी से रिलीज होएगा बाहर। उसी के साथ जो इन अनफर्टिलाइज जो एग था ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू ब्लड। और नेक्स्ट मंथ से डे 1 से लेके फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर से यहाँ पे ये सब प्रोसेस चालू होगी विद द हेल्प ऑफ एसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अभी ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका वर्किंग मैं बता देता हूँ। प्रोजेस्टेरॉन अगर स्पर्म ने और एग ने फ्यूजन किया होता है, जाइगोट बना होता है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाके वो एम्ब्रियो बनेगा, बेबी डेवलपमेंट होगा, अप टू द डे 1 से लेके डे 22 64 65 डेज तक ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। यानी कि मदर के यूट्रस में अगर बेबी डेवलपमेंट करवाना है तो ये पॉसिबल तभी होगा प्रोजेस्टेरॉन इस हार्मोन से। तो 4 हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे ढंग से क्या करते, रन करते इनटू द बॉडी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हुई, एस्ट्रोजन कंटिन्यू रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी हो गई, जाइगोट बन गया, तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहेगा, एस्ट्रोजन का इतना इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं रहेगा। रहेंगे तो दोनों भी हार्मोन, बट ज्यादा से ज्यादा जो लेवल रहेगा प्रोजेस्टेरॉन का वो हाई रहेगा इनटू द बॉडी। ओके, तो आज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक बार आप थियोरेटिकली भी देख लो, ऐसा नहीं है, बहुत सा पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो वर्किंग है। आपके सामने कुछ डायग्राम्स है, आपको ऐसे तो यूट्यूब से भी मिल जाएंगे या फिर गूगल से भी मिल जाएंगे, बट बेसिक से जाओ, यहाँ पे देखो आपके सामने ऐसा कुछ, यहाँ पे देखो डे 1 को और डे 28 तक, यानी मंथ का हर मंथ का इन फीमेल्स एंडोमेट्रियम वॉल का बनना जरूरी है। उसी के साथ साथ ओवा यानी कि फॉलिकल सेल बनना जरूरी है। और कौन मेंटेन करेगा, तो मेंटेन करेगा हार्मोन, हार्मोन का नाम है एफएसएच। ओके, एफएसएच का लेवल देखो यहाँ पे ऐसा है, मेंटेन्ड है। उसी के साथ साथ एफएसएच के साथ साथ एलएच भी, ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, ये भी मेंटेन्ड है। जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ओवेरियन साइकिल का जो फेज है कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज होगा, वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में जो ओवा डेवलप हुई है वो क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब में आएगी। उसी के साथ साथ बॉडी में, यानी कि यहाँ पे जो फॉलिकल सेल थी वो सेकेंड थर्ड हार्मोन रिलीज करेगी, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन डेवलप करेगी पूरे के पूरे ओवा को, और बाद में अगर कोई प्रेगनेंसी हुई तो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा, जो ग्रीन लाइन है प्रोजेस्टेरॉन को लेवल हाई हो जाता है। और प्रेगनेंसी ना हुई तो एस्ट्रोजन वो क्या करता है, एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का रोल ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इतना फर्क है कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरॉन काम में आएगा, प्रेगनेंसी नहीं है तो एस्ट्रोजन काम में आएगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा बहुत आपको और अच्छे ढंग से समझने के लिए पूरा का पूरा जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में का ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ लेना जरूरी है। ज्यादा डीप में लिया नहीं है इन लोगों ने, मैंने आपको ग्राफिकली यानी कि आपको बताया कि कैसे ये पॉसिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसका वर्किंग, और इसी ढंग से आपको क्या करना है,
रीड करना है, जिसके वजह से आपको लेक्चर और अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट आज का आपका काम है प्लीज रिवाइज द होल टॉपिक। हम लोगों ने पूरा लेक्चर में एक ही टॉपिक लिया है जो आपको समझ नहीं आता था। तो कुछ डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हैं। वी हैव 5 मिनट्स। बहुत से स्टूडेंट को डाउट होंगे, मुझे पता है। एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस सर। पूछिए पूछिए।